नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र का आज पहला दिन था। कानून व्यवस्था, किसान, जल भराव, जल निकासी जैसे मुद्दे सदन में गूंजे। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। संभावना थी कि सत्र का आगाज हंगामेदार रहेगा और वैसा ही हुआ। अब 2 दिन और बाकी हैं। देखना होगा कि विपक्ष इन दिनों में किन मुद्दों पर किस तैयारी के साथ आता है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रश्नों पर खुद को कैसे डिफेंड करता है, ये भी देखना होगा। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि 3 दिन के सत्र में पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसे में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है, जो कि सही नहीं है। ये जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की है कि सत्र में जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। जैसा कि संभावना थी वही देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा। हिसार के सारंगपुर के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने विधायकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सभी को बोलना चाहिए। एक डीएसपी का मर्डर हो गया, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मेरे पास में इसे कॉल अटेंशन में डाला हुआ है। चर्चा न होने पर कांग्रेसी सदन से वॉकआउट कर गए। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरक्षा को लेकर कांग्रेस विधायकों ने चिंता व्यक्त की है। विज ने आंकड़े रखने शुरू किए तो शेष कांग्रेसी विधायकों ने भी विरोध किया। विज ने कहा कि सुनने का मादा रखा करो। अध्यक्ष ने कहा कि कोई सुनने का अच्छा सा आयुर्वेद का चूर्ण मंगवा कर रख लो ताकि इन्हें खिलाया जा सके। इस दौरान कई बीजेपी और विपक्ष के नेताओं के बीच गहमागहमी देखने को मिली। कुल मिलाकर सत्र में कानून व्यवस्था, किसान, जल भराव जैसे मुद्दे गूंजे। सत्र का पहला दिन तो काफी हंगामेदार रहा। अभी 2 दिन और बाकी है। अब देखना होगा कि इन दिनों में विपक्ष किन मुद्दों पर तैयारी के साथ आते हैं, तो वहीं बीजेपी उन तमाम मुद्दों पर खुद को कैसे डिफेंड करती है। फिलहाल संभावना तो पूरी है कि आगे 2 दिन भी हंगामेदार रहेंगे। हर खबर ब्यूरो। चलिए इसी मुद्दे पर आज हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, सभी से आपका परिचय करा देते हैं। यशपाल बत्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कृष्ण कुटेल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। और केवल ढींगरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट शो में। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सीधा सरल आपसे ये सवाल है, जैसे कि मैंने शुरुआत में जब इंट्रो किया उसमें मेंशन किया कि जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसे सदन से वॉकआउट किया जाएगा तो सर कैसे चर्चा होगी मुद्दों पर? जी, आज जो पहला दिन था सत्र का, और उस सत्र के अंदर सबसे पहले तो इतने सारे ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने के लिए पहले तो सत्र जो है बड़ा होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन इस सत्र को छोटा कर दिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार डरी हुई थी कि अगर ये मुद्दे रखे जाएंगे तो हम जो है कहां छुपेंगे, कहां भागेंगे। तो इस वजह से सत्र को जानबूझ के छोटा कर दिया गया। और जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं जिस समय, तो उनके ऊपर टाइम की कमी बताकर उससे भागने का प्रयास करती है बीजेपी की सरकार। अभी देखिए, तब जब आज मुद्दे हम उठा रहे थे, जिस समय भी जितने मुद्दे रखने की कोशिश करी, सबके ऊपर चर्चा का विषय जो था, जल भराव का मुद्दा था, बिजली पानी का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, और भी बड़ी सारी धमकियां मिल रही हैं जो एमएलए को, वो मुद्दा था। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, वो मुद्दा था। जो नौकरियां हैं वो नहीं लग पा रही हैं, उसका मुद्दा था। इस तरीके से डीएसपी की हत्या हो जाती है, माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी तरह से और भी बड़े मुद्दे थे, लेकिन जितने कॉलिंग अटेंशन रखे गए उसके बीच में अभी तक जो है पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ पाई
कि कौन से मुद्दे पे बातचीत कराएंगे, कौन से मुद्दे को गौन कर देंगे। ये सारी चीजें जो विषय थे, इसके ऊपर कांग्रेस पूरे जोर शोर से सारी बात उठाना चाहती है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि उस मामले में डिबेट हो पाए और उस मामले में बात रख पाए। तो इसलिए उनको काटने का काम, जिस तरीके से प्रदेश के ऊपर 3,24,000 करोड़ रुपए जो कर्जा होती मुद्दा हो, उस पर काम करने के लिए भी तैयार है और समय भी देने के लिए तैयार है और बहस करने के लिए भी तैयार है। केवल जी समय देने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने जो बात पूछी उसके ऊपर तो जवाब ही नहीं मिल रहा। समय तो कहां देंगे जब ये बात कहते हैं कि ये सत्र बड़ा होना चाहिए था, तो उसके ऊपर ही बात नहीं कर रहे थे। सत्र को ही छोटा कर दिएगा। जो हम मांग कर रहे थे वो मांग ही नहीं मानी। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि नौकरी में जो 5% से 31% तक जो अभी बेरोजगारी दर पहुंच गई, उसके बारे में बताएं क्या दिक्कत है, क्यों नहीं नौकरियां लग पा रही है। तो ये भाग रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, 60,000 करोड़ से 3,24,000 करोड़ कर्जा, जो ये कर्जा 2,60,000 करोड़ लिया, उसके लिए क्या काम किया, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो पैसा कहां गया, वो बात उसके लिए बताने के लिए मतलब एक बात ही नहीं करना और भागना सारे मुद्दों से। और ये कहते हैं कि हम बात नहीं रख रहे। हम तो बात आपके माध्यम से भी रख रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी इनके पास बात जाती है तो कोई जवाब नहीं आता। ये उस पर जवाब हमें यहाँ पे ही दे रहे प्रवक्ता बैठे बीजेपी के। ये बताएं 2,60,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, कौन सी जगह पे लगा, हमें उस जगह का, इंस्टीट्यूशन का नाम बता दे। कोई 5 ऐसे बड़े काम बता दे जिसकी उद्घाटन इन्होंने करा हो, उस जमीन को एक्वायर किया हो, उसका समापन कर दिया हो और वो कोई उद्योग लग गया हो, कोई ऐसा बिजनेस लगा दिया हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया हो, कोई मेट्रो का विस्तार कर दिया हो, कोई बिजली का प्लांट लगा दिया हो। कोई काम तो बताए, लेकिन वो 2,60,000 करोड़ रुपया पैसा कहाँ गया, वो नहीं है इनके पास जवाब। और यहाँ पे बैठ के सिर्फ इतनी बात कह देते हैं कि विपक्ष जो है मुद्दे नहीं बता रहा। अभी इतने सारे मुद्दे तो मैंने गिना दिए। एमएलए के पास कितने मुद्दे हैं? ठीक है यशपाल जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में कृष्ण कुटेल जी आपके पास भी आ रही हूँ। देखिए, ये बातें जिस तरीके की कांग्रेस प्रवक्ता केवल जी बात कर रहे हैं कि ये इतना पैसा कहां गया, ये किस तरीके से कहां लगा, और ये जो जितना अमाउंट ये बता रहे हैं, आपको ये पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों को इक्विवेलेंट फंड देते हैं, इक्विवेलेंट सब काम करते हैं। किसी का ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष का है या विपक्ष का है, उसके लिए अलग काम करते हैं। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आप देखें कई ऐसे काम, बड़े बड़े काम भी हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं गुरुग्राम की बात कर लेता हूं, गुरुग्राम के अंदर हमारे यहाँ पे करीब 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस्को चौक, राजीव चौक और ये 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो जाम से हमेशा ग्रस्त रहती थी। यहाँ पे चीजें हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए से वो काम करके आज आप जाके देखें टोटली लूपिंग सिस्टम से फ्लाईओवर या दूसरी चीजें बन गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था। पुरानी सरकारों के अंदर क्या हुआ करता था, ये आप सब जानते हैं और जनता भी जानती है कि मुद्दे अलग होते थे। सभी विधायकों को इक्विवेलेंट ना लेके जो अपना है, जो अपने पार्टी का है, उनके लिए थोड़ा बहुत वो भी काम किया करते, उसके अंदर भी पक्ष और विपक्ष बन जाया करता था। और इस वजह से व्यक्तिगत कामों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन इस सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी किसी भी टाइप का समाज हित का काम है, उसके लिए काम किया जाता है और सबको, सभी विधायकों को, हरियाणा की पूरी जनता को इक्विवेलेंट लेके थाने विधानसभा में बराबर का काम किया जाता है। ये सारा पैसा आ रही हूँ केवल जी, चाहे तो कोरोना का टाइम 2 साल का बीच के अंदर निकला हो, चाहे और भी कई सारे ऐसी चीजें बीच में हमारे आई हैं जिसके अंदर ये सब बीच में रही हैं, और सारा पैसा बड़ी ईमानदारी से, सभी अच्छे तरीके से समाज के हित के अंदर लगा है, समाज के लोगों के लिए लगा है। ऐसा ये विपक्ष का काम है, विपक्ष की बात करना, जैसे अभी हमारे केवल ढींगरा जी पता नहीं। केवल ढींगरा जी, देखिए 1.5 लाख करोड़ हमारा पिछला बजट था, उसके अंदर
कितना पैसा इन्होंने डेवलपमेंट के लिए लगाया ये बता नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई फिगर नहीं। और कर्जा जो है वो 2,60,000 करोड़ जो इन्होंने लिया है, उसके लिए ये 1,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट गिना रहे हैं कि हमने सड़क का विस्तार कर दिया। मैं पूछ रहा हूं पूरे हरियाणा में कौन सा ऐसा काम किया जहां 2,60,000 करोड़ प्रोजेक्ट के ऊपर अमाउंट लेनी पड़ी? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और ये बता भी नहीं पा रहे। और जो पूछ रहे हैं, जो हमारा बजट है, जो हम टैक्स का पैसा जो रिसीव करते हैं, वो 150 लाख 1,50,000 करोड़ है। उसके अंदर कितना पैसा आपका कहां जाता है, डेवलपमेंट का कितना पैसा है, वही बता दें कम से कम। इनके पास कोई फिगर नहीं है, कोई काम का बात नहीं है, इनके पास कोई ज्वलंत मुद्दे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इन लोगों ने देखिए दादूपुर नलवी नहर थी, उसको छोड़ने का काम किया, उसको बंद करने का काम किया इन लोगों ने। इन्होंने पानी की समस्याएं पैदा करी। आज जल भराव की समस्या पूरे हरियाणा के अंदर है। जो हमारे टाइम पे सीवरेज बने थे, जो सीवरेज की लाइनें खुदी हुई है, जो सीवरेज की लाइनें बनी हुई है, उनकी सफाई तक नहीं करा रहे। और जब सफाई नहीं कराओगे तो पानी जो है ऊपर आ जाएगा। और जल भराव जो है, इतनी सी बारिश के अंदर लगातार सारे शहर जल भराव के अंदर डूबे रहे। पूरे गांव पानी की समस्या, जल भराव के अंदर खेत के खेत डूबे रहे। इनको कोई मतलब ही नहीं है। क्या सरकार है इनकी, क्या काम कर रहे? इनको जो पैसा दिया गया या जो हमारे टाइम पे बजट था वो 3-4 गुना बढ़ गया, लेकिन हमारे टाइम पे 14 गुना बजट बढ़ा। जब हमारी सरकार आई थी 2,300 करोड़ कुल बजट था हरियाणा का, और जब हमारी सरकार गई थी 38,000 करोड़ बजट था। हम जब छोड़ के गए, हमने कितने IIT बनाए, IIM बनाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, निफ्ट बनाया, NIFT फैशन डिजाइनिंग का वो बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई हमने, अपना एग्रीकल्चर हिसार में पशुपालन यूनिवर्सिटी बनाई, सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी के सिर्फ 3 कमरे थे, उसको पूरी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। ठीक है। जींद के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है छोटू राम जी के नाम से बनाई। इतने सारे प्रोजेक्ट हम लेके आए। मेट्रो का विस्तार दिल्ली टू गुड़गांव, दिल्ली टू फरीदाबाद, दिल्ली टू बहादुरगढ़, दिल्ली टू कुंडली, हमने कितने काम किए। KMP बनाया, KGP बनाई। इन लोगों ने काम क्या किया? सारे काम आपने अधूरे। कौन सा किया? इतने काम। मैं कृष्ण कुटेल जी को भी, ठीक है, हाँ ठीक है, यशपाल जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, हमारे हरियाणा प्रदेश का ठीक है। कृष्ण कुटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण कुटेल जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सत्र में 3 दिन का सत्र है, पहला दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसे कैसे चलेगा सर? जनता के जो मुद्दे हैं वो दबे की दबे रह जा रहे हैं, कैसे चर्चा होगी? ऐसा है कि मोनिका जी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये डबल आवाज आ रही है मैडम जी, एक बार इसको ठीक जी। वॉल्यूम में प्रॉब्लम है क्या सर? डबल वॉल्यूम है। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी का वॉल्यूम ठीक कराइए। क्या कंफर्टेबल है आप बोलने में? हेलो कुटेल जी, आपको आवाज आ रही है? जानते हैं कि आज जनता हरियाणा प्रदेश की जनता जो है कि जी, हेलो, हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता जो है कि वो बड़ी परेशान है। और आज मुख्य विपक्षी पार्टी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि कांग्रेस है, और कांग्रेस ने आज वॉकआउट किया है। ना कि जो है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, हरियाणा प्रदेश के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो है कि विशेष रूप से जो है कि वो चर्चा होनी चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर अवैध खनन का मामला है और DSP की हत्या जो है कि वो हो जाती है, बढ़ती बेरोजगारी का मामला है, और कपास फसल को जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे के बारे में, बुजुर्गों की पेंशन जो काटी जा रही है, ये मुख्य मुद्दा जो है कि हरियाणा प्रदेश का है। प्रदेश में जो है कि बढ़ते अपराध और घोटालों का जो मामला है, और जो है कि अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं और वह स्टाफ की कमी है। दूसरा जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो शिक्षा नीति है वो लचर पचर की स्थिति में है। अध्यापकों की जो है कि विद्यालयों के अंदर जो है कि वो कमी है। और जो मुख्य रूप से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बढ़ते नशे का कारोबार जो है कि
बड़े पैमाने के ऊपर है, इसकी ओर सरकार कोई किसी प्रकार का ध्यान जो नहीं दे रही है। तो इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती है सत्र में सर? और देखिए जो है कि इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का जो है कि वो मिली भगत का खेल जो है कि वो चल रहा है। जैसे अच्छा। पीछे भी जो है कि सत्र बुलाया गया था, आप कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी चाहती नहीं कि सत्र चले? जो सत्र जो है कि 3 दिन का सत्र था, वो 3 घंटे के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है कि वो समाप्त कर दिया जाता है, वो साइन करके चला जाता है। और जबकि कांग्रेसी विधायक जो है कि पूछते हैं कि हमारा सत्र जो है कि वो होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपके नेता जो है कि वो साइन करके जो है कि वो चले गए हैं। इस प्रकार से आज हरियाणा की जो स्थिति है वो जलभराव की स्थिति है। दूसरा जो है कि आज विधायकों को जो है कि मुख्य रूप से धमकियां जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि मिल रही है। और इस हरियाणा प्रदेश की जो आज स्थिति है कि आज प्रदेश के अंदर 241 मोस्ट वांटेड अपराधी है। हम सरकार से मांग करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि मांग करती है कि उनके नाम उजागर किए जाए और 2018 से 20 तक जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि मुख्य रूप से जो कि अवैध हथियार बढ़ाने का जो काम किया गया, वो 6,788 अवैध हथियार जो है कि वो जब्त किए गए हैं। और मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि पैसे के बल के ऊपर पैसे लेकर के जो है कि यहाँ पर लाइसेंस बनाने का जो है कि काम बड़े पैमाने पे है। और मुख्य रूप से गुरुग्राम के अंदर, पानीपत के अंदर और करनाल के अंदर ये जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है कि लाइसेंस बनाने का जो है कि वो काम किया गया है। तो लेकिन आज कांग्रेस को जो है कि मुख्य मुद्दों के ऊपर जो है कि चर्चा जो है कि सदन के अंदर करनी चाहिए, लेकिन जो है कि मिलीभगत के होने के कारण जो है कि वो चर्चा ना करके जो है कि वो वॉकआउट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर जैसे इनका जो विधायक है, जैसे उनको धमकियां मिलती है, वो प्रदेश को छोड़ने के लिए जो है कि वो मजबूर हो जाता है सुरेंद्र पवार जी। और जिस प्रकार से विधायकों को यहाँ पर जो है कि धमकियां जो मिल रही है, तो उनके जो है कि उनसे जो है कि इस विशेष सत्र के अंदर जो है कि वो बातचीत होनी चाहिए। यानी प्रत्येक विधायक से जो है कि इस विषय के ऊपर जो है कि वो चर्चा हो। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो रंगदारी लेने का काम जो है कि बड़े पैमाने पर जो है कि हो रहा है। और यहाँ पर अगर कोई रंगदारी में पानी नहीं देता है तो उसको मौत के घाट जो है कि वो उतार दिया जाता है। हाँ। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कृष्ण कुटेल जी वो नजर बसर है। यहाँ पर जो है कि पुलिस जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, आज आम आदमी को जो है कि वो सुरक्षा प्रदान नहीं है, लेकिन पुलिस कर्मी ही जो है कि वो मुख्य रूप से जो है कि उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और यहाँ पर जो है कि मुख्य रूप से 20,000 लोगों की जो है कि भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है कि वो भर्ती करने का काम नहीं कर रही है। कृष्ण कुटेल जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस चाहती नहीं कि सत्र चले, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं सर? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो है कि भूमि अधिग्रहण घोटाला जो है कि जो हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर, वो तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है। जैसा कि अभी कुलदीप बिश्नोई ने जो है कि ईडी मामले को लेकर के जब ईडी की तलवार उनके ऊपर लटकी है तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का काम किया है। तो इसी प्रकार से जो है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो है कि तो जब तक इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि 10 वर्षों तो कांग्रेस की सरकार रही है, तो यहाँ पर जो गलत काम उन्होंने किए और यहाँ पर जो है कि बीजेपी सरकार की तलवार उनके ऊपर है, इसलिए डर के मारे जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि अपने विधायकों को जो है कि वो यहाँ पर जो है कि वो बहस ना करके जो है कि जो उनके मिलीभगत होने का जो है कि संदेश हम लोगों को है। ठीक है, चलिए यशपाल जी, पहले आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी उस पर, फिर उसके बाद केवल डिंगरा जी आपके पास भी आ रही हूँ। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कृष्ण कुटेल जी के जरिए। पहले यशपाल जी। देखिए, अब मैं इन्होंने प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि गुंडा राज और दूसरी बात है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जिनकी पार्टी के अंदर गुंडा टैक्स के नाम से टैक्स लिया जाता था, वो लोग ये कहते हैं कि इस राज्य में इस तरीके के काम हो रहे हैं, आर्म लाइसेंस बन रहे हैं,
इनके समय में आर्म लाइसेंस भी दिए ही सारे गुंडों को दिए जाते थे और इनके समय के अंदर गुंडा टैक्स चलता था। जो खनन यशपाल जी, आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ही सुरक्षा प्रदान की जाती है और लेकिन जिनको जो है कि सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए आज उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। सर सवाल जो किए जा रहे हैं उसका तो जवाब देंगे ना यशपाल जी? पहले जो था उसी से त्रस्त होकर तो आपको सत्ता में बिठाया है ना जनता ने, उम्मीद के साथ। मैं वही आपको जवाब देना चाह रहा हूं कि ये लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग इस टोटली भूमिका के अंदर इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है इनके टाइमों के अंदर, और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आर्म लाइसेंसों के पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरी चीजों के काम किए जाते हैं, और हमारी सरकार के अंदर इनके पास एक भी ऐसा एविडेंस हो। अभी आर्म लाइसेंस की बात हो रही थी, आर्म लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन उनकी सारी वेरिफिकेशन होती है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हर चीज, हर सिस्टम, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, सरकार टोटली ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन उसकी भूमिका ऑनलाइन देखी जाएगी, हर चीज ऑनलाइन देखी जाएगी। और ये लोग जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये विपक्ष में, हम तो इनको विपक्ष में नहीं मानते, ये जहां बैठे हैं इनका काम है इस तरीके की बातें करना और जनता को गुमराह करने की कोशिश करना। लेकिन जनता को सब पता है, जनता सब समझ रही है, और वो माननीय मुख्यमंत्री। विपक्ष किसको मानते हैं सर आप, यशपाल जी? तो देखो, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले को विपक्ष कहा जाता है। ये कोई भी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, सिर्फ अपने व्यक्तिगत एजेंडों के साथ काम करती है, इसलिए किसी को विपक्ष मानना आज के समय के अंदर मैं मानता हूं नहीं है। क्योंकि ये लोग सिर्फ बातों में तो विपक्ष, इनको एक टैग तो मिल गया है, लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते ये लोग। विपक्ष के लिए क्या काम है, विपक्ष का कौन सा काम होता है? लोगों के एजेंडे उठाना, समाज के एजेंडे उठाना, समाज के लोगों के एजेंडे उठाना, और सरकार द्वारा अच्छे कामों की तारीफ करना, अगर कोई गलती हो उसके बारे में बताना, ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन विपक्ष का काम ये नहीं होता हर बात की बुराई करना, हर बात के अंदर कोई ना कोई कमी निकाल लेना, ये विपक्ष का काम नहीं होता। और जनता को सब पता है, जनता देख रही है, जनता जानती है। आप लोग देखते नहीं, आप लोग समझते नहीं है, समाज सब देख रहा है। समाज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा है और सदा रहेगा। आपके सामने सारी चीजें पिछले इलेक्शनों के अंदर या आने वाले इलेक्शनों के अंदर भी आप देखना, जनता इनको नकार चुकी है, जनता हमेशा के लिए नकार चुकी है इनके किए हुए कामों की वजह से। और विपक्ष की भूमिका, मैं तो इनको एक एडवाइस करता हूं, विपक्ष की भूमिका निभाएं, विपक्ष का काम करें और व्यक्तिगत एजेंडों को छोड़ के समाज के हितों के एजेंडे को उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर है और रहेंगे। लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप है ना कि तमाम मुद्दे उठाए गए, कोई जवाब यहाँ पर सत्ता पक्ष के पास नहीं है, चर्चा मुद्दों पर नहीं होती है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्या कानून व्यवस्था, क्या जल निकासी की व्यवस्था, जल भराव की व्यवस्था, क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको इसका एक एक करके जवाब देता हूँ। आर्य डिंगरा जी, जो विधायक हैं उनको जो भी जिस तरीके से धमकी मिली, उसके लिए एक एसटीएफ गठित की गई, उनकी रिपोर्ट आ गई, वो लोग अरेस्ट हो चुके, उनके क्या कनेक्शन थे, किस तरीके से, क्या बात थी, वो सारे अरेस्ट होकर उनको जेल के अंदर भेज दिया। मामला जो विधायकों का था उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान कर दी, AK-47 दे दी गई उनके साथ। और जिस तरीके से जो चीजें सामने आती है उन पे काम किया जाता है। जो ये रही दूसरी बात, जल भराव क्या इनके समय में नहीं हुआ करता था? जल भराव की समस्या आप देखो, आपको मैं बताता हूँ जल भराव। सर इनके समय पर जल भराव, इनके समय पर जो समस्या थी, नहीं यशपाल जी के आपके समय पर ज्यादा समस्या थी, हमारे समय पर कम समस्या है। सर ये कौन सी बात होती है? जनता ने आपको इन्हीं तमाम चीजों से त्रस्त होकर तो सत्ता में बिठाया है, आपसे उम्मीदें हैं सर। मैं इस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आपको सुनिए आराम से। जल भराव की समस्या जो रहती है हमेशा, जल भराव क्या है कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है शहरों के अंदर, और जो सिस्टम हमारा, जो पुरानी सरकारें थी, उनका विजन जिस तरीके का था कि कैपेसिटी जनसंख्या की 10,000, मान लो एक पॉपुलेशन 10,000 की थी और वहीं पे 1 लाख लोग आ गए, लेकिन सीवरेज की, पानी की दूसरी लाइनें उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बनी पड़ी है। तो आज के अंदर आयो डिंगरा जी, उसके बाद कृष्ण जी आपके पास आ रहे हैं।
और एक गलत चीज को इम्प्रूव करना, उसमें थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। और एक लैंड को डेवलप करना आज के अकॉर्डिंगली, आज के विजन के अकॉर्डिंगली करना वो बड़ा इजी गोइंग सा होता है। और जितनी भी समस्या आ रही है जल भराव की, ये हमेशा पुराने जो शहर थे, जो आज से 40 साल 50 साल पुराने बने हुए थे, उनके अंदर इस तरीके की समस्या जरूर हो रही है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, जिस तरीके से लोग आए हैं और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने टाइम के अंदर इन लोगों ने किया हुआ था, और विजन कैसा था, विजन ना होने की वजह से ये जल भराव हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार गंभीर है, उसके भी काम कर रही है, क्योंकि डेवलप चीज को दोबारा डेवलप करना, उसमें थोड़ी कठिनाइयां ज्यादा होती हैं। इस वजह से इस पे काम थोड़ा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केवल जी, मैं इनसे बार बार एक निवेदन कर रहा था कि भाई साहब, हमारा 2,60,000 करोड़ जो है हमारे प्रदेश का पैसा, वो कहाँ गया, उसके बारे में बताइए। क्योंकि हरियाणा की जनता जाननी चाहती है कि वो टैक्स का पैसा कहाँ चला गया। और दूसरी बात, हमारा 1,50,000 करोड़ जो बजट है, उसके बीच में डेवलपमेंट बजट कहाँ है, वो पैसा कहाँ गया, वो बताए। और दूसरी बात, कृष्ण कुटेल जी जो बात कर रहे थे, इनका एक ही एमएलए था पिछली बार जब ये छोड़ के चले गए थे, अपने आप इन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद दोबारा जीते ऐलनाबाद से अभय चौटाला जी, विधानसभा के अंदर जो है कि मैं गोली मारूंगा, क्योंकि वो किसानों के गोली मारने की बात कर रहे थे, गोली मारने की बात कर रहे हैं। उस समय अपना विधानसभा के अंदर। कृष्ण जी आपके पास ही आ रही हूँ सर, नेक्स्ट आपके पास आ रही हूँ सर। कृष्ण जी आपके पास आऊंगी नेक्स्ट, आप बोलिएगा। बोले ढींगरा जी। सुनिए एक सेकंड, मैं पहले मेरी बात सुन ले। हाँ बोलिए। ये जो एक ही विधायक, एक मात्र विधायक, अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते अपने टाइम के अंदर, इनको 6 साल का राज दिया था हरियाणा की जनता ने, तो 1999 से लेकर और 2005 तक अगर इन्होंने अच्छे ही काम किए होते तो इनको राज दोबारा मिलता। एक एमएलए क्यों रह गया पूरे प्रदेश में? इसीलिए रहा क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं। कभी किसी फैक्ट्री के आगे खड्डे खोद देते थे, पैसे नहीं आए तो खड्डा खोद दो फैक्ट्री के आगे, उससे पैसे की कलेक्शन करो। जिस तरह से लोगों को लूटा है, उसी का परिणाम है कि एक एमएलए रह गया। दूसरी बात, पहले इनको अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर क्राइम के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरह से क्राइम का रेट इनके टाइम पे बढ़ा था, और जिस टाइम जितना किसानों के ऊपर इन्होंने बर्बरता से वो जो कांड हुए थे, किसानों के कांड आपको याद होंगे, जब चौटाला की सरकार थी, वो किसको छुपे हुए। और इन लोगों को बोलते हुए ये भी नहीं पता चलता कि हम लोगों ने कितने कर्मकांड कर रखे हैं, और कांग्रेस के ऊपर बात कर रहे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर 2300 करोड़ का बजट 38,000 करोड़ का पहुंचाया, और कितने सारे काम मैंने आपको अभी गिनवाए थे, वो सारे काम करवाने का काम किया। ना तो आईएनएलडी ने कोई काम किया, ना बीजेपी ने कोई काम किया। सर फिर जनता ने क्यों नकार दिया? फिर जनता ने क्यों नकार दिया? जनता ने, एक बात सुनिए, जनता, हमारा 10 साल का राज था, जनता ने एक बार के लिए सोचा कि बीजेपी अच्छे दिनों के बात कर रही है, अच्छे दिनों के मोदी जी ने वायदे किए थे, वो अच्छे दिन आए नहीं। आज जनता के जेब में 15-15 लाख रुपया भी नहीं आया, उनके कोई काम भी नहीं है गिनाने को। और हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो थे, उनका तो रोल ही नहीं था। और आपको एक बात बता रहा हूं, आज हमारी 15 सीटें थी 19 में, उसके बाद 31 होने का काम हुआ। अगर हमारे लोग, जो अभी कुलदीप बिश्नोई जैसे, जो और कुछ ऐसे आदमी जो हमने हमारे कांग्रेस के बीच में बैठकर कांग्रेस की नुकसान करने का काम कर रहे थे, जिनको हमने मान सम्मान दिया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनके कहने से टिकटें दी, उन लोगों ने ऐसे आदमियों को टिकटें दी जो लोग हारे, जो लोगों की जमानतें जब्त हो। जानबूझ के ऐसा काम करने वाले लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर बैठे। वो तो हो गया, उनको पार्टी इसके बाहर का रास्ता हम दिखा रहे हैं। अब तो समय हो गया सर। एक सेकंड में आपको दुख अभी कम नहीं हुआ क्या आपका? थोड़ा सा वक्त लूंगा। एक मैं आपको ऑथेंटिकली बात कहना चाहता हूं। अब जो 2024 के अंदर चुनाव आएगा, हरियाणा के अंदर 70 सीटें होंगी हमारी, 90 में से 70। और मैं आपको अभी कहना चाहता हूं
ये लोगों धाराशाही कर देंगे लोग। लोग भरे बैठे, जिस तरह से महंगाई बढ़ा दी, कर्मचारियों को जो है तंग कर दिया, बिजनेसमैन को बुरा हाल कर दिया। इन लोगों ने समस्याएं पैदा कर दी पूरे प्रदेश के अंदर। लोग इनको अपना खैरा छुड़ाने के लिए लोग इनसे भरे बैठे और इनसे अपनी मुक्ति चाहते हैं। इसलिए बड़ौदा का चुनाव हुआ, बीजेपी हारी, सिरसा का चुनाव हुआ, बीजेपी हारी, अब आदमपुर का चुनाव होगा, देखना बीजेपी कितनी बुरी तरह से हारती है वहां पे। लेकिन सर निकाय चुनाव में तो ऑप्शन थे ना, आप थे, एनएलओ थी, क्यों निकाय चुनाव में क्यों पूरी तरीके से आपको क्यों नहीं चुना? मैं बताता हूं, निकाय चुनाव में नगर पालिका के अंदर 888 सीटें थी। 888 में से सिर्फ कुल 60 जो है इनकी सारे सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, इनकी आई। हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। 825 सीटें आई है, 825 सीट आई है 888 के अंदर। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये लोगों ने नकार दिया नगर पालिका में भी, लेकिन ये उल्टे डेटे पेश करके अपने आप को भरमाने की कोशिश करते हैं। आप नगर पालिका का रिजल्ट देखिए, 888 टोटल नगर पालिका थी, सिर्फ टोटल 60 जीते सारी पार्टियों वाले मिलके। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी बोलिए, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ यशपाल जी आपके पास, आप भी जवाब दीजिएगा। कृष्ण कुटेल जी, आप तक आवाज पहुंच रही सर मेरी? हाँ, तो इनसे ये प्रश्न है कि भाई अब इनकी सरकार क्यों नहीं है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। और दूसरा जो है कि मुख्य जो है विपक्ष की भूमिका के अंदर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि कांग्रेस है। और अब जो कह रहे थे कि इनका एक विधायक है, लेकिन हमारा एक विधायक जो है कि वो शेर के समान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है कि हमेशा जो है कि किसान और दलितों की विरोधी रही है और किसानों के पक्ष के अंदर जो है कि उन्होंने कभी भी जो है कि वो काम करने का काम नहीं किया है। अगर वो काम करती तो जितने भी विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं तो वो रिजाइन करते। जब कांग्रेस जो है कि यहाँ पर आंदोलन कर रहा था, तो लेकिन इस हरियाणा प्रदेश में अभय चौधरी जो हमारे विधायक इलाहाबाद से है, उन्होंने रिजाइन देकर के जो है कि ये साबित किया कि हम किसानों के पक्ष में हैं। और जो चौधरी देवीलाल की जो नीतियां है, उनका सच्चा सिपाही जो है कि साबित होने का जो है कि काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि वो करके दिखाया है। और दोबारा फिर वहां पर चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर की जीत हासिल करके फिर ये कहा है कि सच्चा इसी हरियाणा प्रदेश के अंदर है तो वो इंडियन नेशनल दल है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो वो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है कि वो आंख मिचोनी का खेल जो है कि वो जनता के साथ खेल रही है, क्योंकि यहाँ पर दलितों के साथ जो है कि वो मारपीट की जाती है। यहाँ पर जो भी दलित नेता आता है उसको जो है कि मारा जाता है, कूटा जाता है और पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अब ये CWC मेंबर की जो बात कर रहे थे, टिकट बांटने का काम उन्होंने किया। इनका सीधा आरोप जो है कि दलित महिला जो नेत्री है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुमारी शैलजा जी है, और मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी दलित और किसान विरोधी है और ये जो है कि बीजेपी के साथ मिलकर के जो कि ऐसा खेल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रही है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। और बीजेपी से मेरा प्रश्न है कि IPC धारा के तहत 2018 के अंदर 1800 यानी 1,08,212 जो है कि अपराध हुए और उनके तहत जो कि मामले दर्ज हुए। लेकिन 2021 के अंदर 1,12,617 मामले जो हुए ये घटने चाहिए थे। ये अपराध बड़े जो है कि IPC धारा के तहत मामले दर्ज क्यों हुए हैं? तो अगर सरकार जो है कि जनता के साथ बढ़िया काम कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो ये मामले बढ़ने कारण IPC की धारा के तहत मामले दर्ज होना, तो ये कहाँ की बात है? ठीक है, यशपाल जी की आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? आप पीछे ब्रेक हो गई थी, लेकिन लास्ट में इनके सुनने को सुनाया मैंने। जी, कृष्ण कुटेल जी का कहना है, अगर आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर आरोप है इनका कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। देखिए, कानून व्यवस्था, आज एक बयान दिया है अनिल विज जी ने
2005 में हत्या के मामले 791 दर्ज हुए थे। 2014 में 1104 दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। और 2021 में 1111 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कानून व्यवस्था पे निरंतर काबू किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर एफआईआर ही होती है, ना कि पहले अपने लिए या किसी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए एफआईआर जिस तरीके से दर्ज की जाती थी उस तरीके से कुछ नहीं होता। जिसको इंसाफ, अगर कोई गलत है तो उसको उसकी गलती की उसको सजा मिलेगी और जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को प्रताड़ित किया जाएगा और बिल्कुल फेयर सारे काम होते हैं, फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी विधायकों का जो मामला रहा आपके सामने है, कितनी जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया गया, किस तरीके से अरेस्टिंग होगी, कौन कौन लोग थे, सब कुछ सामने आ चुका है। नहीं, आंकड़ों की वो बात कर रहे थे कि जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्राइम है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर वो बोल रहे थे। देखिए, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन, फेयर तरीके से एफआईआर बनती है होगी। पहले समय के अंदर एफआईआर नहीं होती थी, सिफारिशें लगती थी और किसी को प्रताड़ित करा जाता था और कोई नेता बोलता था तो एफआईआर हो जाया करती थी। आज के समय में बिल्कुल फेयर है, आपकी सारी चीजें फेयर है। आपको अगर कोई शिकायत करनी है आर्य कृष्ण जी आप बोलिएगा, काम होगा। ऐसा नहीं है इनका जिस तरीके से इनके समय के अंदर एफआईआर हुआ करा करती थी। ठीक है, नेता फोन करे तो एफआईआर होगी और जिसके लिए अगर कोई दोषी है या नहीं है, जो नेता ने कह दिया उस पर ही एफआईआर दर्ज हुआ जाया करती थी। ठीक है। और एक बात मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस प्रवक्ता की कि 2024 में हमारी 70 सीटें आएंगे। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप 2024 छोड़ो, आप 2029 की तैयारी करना शुरू करो। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार देखना छोड़ दें इनको। और ये दोनों चीजें, दोनों पार्टी, जैसे कहावत है ना, चोर चोर मुसेरे भाई, वो वैसा हालात है इन लोगों के, उस तरीके से ये काम कर रहे हैं और इस तरीके से विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं ये लोग सारे। आपको ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं बोल रहा है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। समाज द्वारा दी गई ताकत, समाज द्वारा किए हुए कामों की ताकत से ही चलिए आदमी ताकतवर बनता है और कॉन्फिडेंस उसी के अंदर तभी आता है। ऐसा नहीं होता कि समाज की ताकत के बिना, जैसे ये लोग कहते हैं। अब अभी एक क्वेश्चन आपने इनसे पूछ लिया था कि जनता ने आपको क्यों छोड़ दिया फिर, अगर आपने इतने अच्छे काम कर रखे थे। आपने ये क्वेश्चन इनसे किया था, कांग्रेस प्रवक्ता और इनेलो प्रवक्ता से, तो आपको क्यों जनता ने छोड़ दिया था अगर ये इतने अच्छे काम किए होते। तो ये जनता द्वारा दी हुई ताकत, अगर गलत काम हम करेंगे, गलतियां हम करेंगे, जनता को इंसाफ नहीं देंगे और समाज का काम नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन आप हमसे भी करेंगे, समय हमारे साथ भी ऐसा आएगा। अगर हम समाज के हितों के अंदर काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, जनता को इंसाफ देंगे, तो हम ताकतवर होंगे, समाज द्वारा दी हुई ताकत से ताकतवर बनेंगे। चलिए, ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी यशपाल जी इन बातों का जवाब तो देते नहीं। ये कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, जनता तो जवाब दे रही है। अब इसके बाद और क्या रह गया? नगर पालिका सारी नगर पालिका जो है वो निर्दलीय जीते। इनको ना बीजेपी के सिंबल पे वोट आ रही है, ना बीजेपी के आ रही है, ना आम आदमी पार्टी की आई, ना आईएनएलडी की आई, तो फिर वोट तो वो नहीं दे रहे ना। ये तो क्लियर हो गया ना इनको। और उसके बाद दो चुनाव आए, जो बाय इलेक्शन आए, दोनों के अंदर एक में कांग्रेस का कैंडिडेट बड़ौदा से जीता, दूसरे में आईएनएलडी अभय सिंह सिताना उसी सीट पे छोड़े थे और उसी सीट पे बड़ी मुश्किल से जीते। ये भी हार में वाले थे। और सेकंड जो है, इसमें जो स्थिति थी, आज भी हमारे उदय भान जी ने और हुड्डा साहब ने 5 आदमियों को शामिल किया है जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। एक है एक्स-एमएलए राधेश्याम शर्मा, दूसरे हैं राम भगत शर्मा, तीसरे हैं एक्स मिनिस्टर संपत सिंह जी, चौथे हैं बांग्ला से जिनको 35,000 वोट पड़ी थी हिम्मत सिंह जी, और
रिस्पॉन्स में है कविश करोड़ा जी, जो बैंक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की थी, उन्होंने भी कांग्रेस। चलिए, इसको लेकर तो सर मुबारकबाद आपको डिंगरा जी, इसको लेकर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपका कुनबा बढ़ रहा है। हालांकि देखा यह जा रहा था कि नेता एक के बाद एक जा रहे थे, लेकिन इस बार खुशखबरी आपने दी है, सबने देखा भी। लेकिन क्योंकि आज जनता के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं सर, किस तरीके से जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सके। देखिए, यही एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, यही हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसी द्वेष के चलते या फिर टकराव के चलते, आरोप प्रत्यारोप के चलते जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं छू हो जा रहे हैं, उन पर बातचीत नहीं हो पा रही है। ढींगरा जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर हम जल भराव पे, पानी पे, बिजली पे, कानून व्यवस्था पे हम सारी चीज को रखना चाहते हैं। डीएसपी की हत्या हो गई, हम नौकरियों पे, किसानों के मुद्दे, तो बैठिए ना सर, चर्चा क्यों नहीं करते हैं, फिर वॉकआउट क्यों कर लेते हैं सर? बैठिए, फिर चर्चा कीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना, 70 का टाइम सिर्फ 3 दिन का, और जो मुद्दे हैं उसके बीच में तो कम से कम जो 3 दिन है सर, उसमें तो चर्चा कीजिए ना। उसके बाद जब लगेगा तो टाइम नहीं, चर्चा तो हम कर रहे हैं। आज का सेशन आधे दिन का सेशन था, 2 बजे सेशन शुरू हुआ। सेशन के अंदर जैसे ही हम बात रखते हैं तो स्पीकर साहब भी, मुख्यमंत्री भी, सारे एमएलए भी एक ही रट लगाते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेगा विपक्ष? कहां जाएगा विपक्ष? विपक्ष अपनी बात रखने को है तो फिर आप सबके सामने हमने वॉकआउट किया इसी गुस्से में कि हमारे मुद्दे नहीं रख रहे, आप टाइम को बढ़ाइए। आज भी हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन अभी जब हम ये पूछ रहे हैं कि चलो आप लोग नहीं मानते, विधानसभा के अंदर नहीं मानते, तो यशपाल जी मुझे बता दें कि 2,60,000 करोड़ जो कर्जा लिया है वो कहां गया? तो इनके पास कोई है ही नहीं, बात ही नहीं है इनके पास। ये पैसा कहां गया इनको बताना चाहिए ना, कि मतलब लूट के भाग जाओ। यशपाल जी आंसर दीजिए। कृष्ण जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है, ऐसे ही लूट के कैसे भागने देंगे हम? ठीक है सर, जवाब दे रहे हैं यशपाल जी। कृष्ण जी, फिर मैं आपके पास। मोनिका जी, बार बार एक ही क्वेश्चन केवल जी कह रहे हैं कि वो पैसा कहां गया, किस तरीके से गया। इनको याद होगा, शायद हो सकता है याद ना भी हो, जब 2014 में पेंशन, ओल्ड एज या दूसरी अदर्स पेंशन हुआ करती थी, वो 4,600 करोड़ रुपए थी, और आज की डेट के अंदर 9,000 करोड़ रुपए पेंशन उन लोगों को दी जा रही है जो जरूरतमंद लोग हैं। पहले सैलरी 13,000 करोड़ रुपए थी, आज वही सैलरी 27,000 करोड़ रुपए है। पेंशन दे नहीं रहे, पेंशन काटने का मुद्दा है। देखिए, आप मुझे बोल रहे हैं केवल प्रवक्ता साहब, आप मेरी बात सुनिए। ढींगरा जी, आप बोलिएगा ना सर, मैं आपको पूरा समय देती हूँ, आप पहले सुन लीजिए धैर्य के साथ। उन्होंने भी आपको सुना। आपके समय में जो पेंशन का रूप था, स्वरूप था, उसके अंदर सारी चोरियां हुआ करती थी, सारी मिस्टेक हुआ करती थी। आज के समय के अंदर जिन लोगों की कट रही है, जिन लोगों की नहीं मिल पा रही, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, और फेयर है। कितने 100 करोड़ रुपए की चोरियां पकड़ी गई उन पेंशनों के अंदर, किस तरीके से लोगों के अंदर। ढींगरा जी कह रहे हैं कि उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। ढींगरा जी शुरू से यही सवाल किए जा रहे हैं आपसे, इस सवाल का जवाब दे दीजिए उनके। क्या बताइए ढींगरा जी, सवाल कीजिए अपना। मैं ये पूछ रहा हूँ 2,60,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? आप हमें मुद्दे का जवाब तो दे नहीं रहे। 2,60,000 करोड़ का आपको बता रहा हूँ, आप आराम से बैठ के। जो आपकी पेंशन है, जो दूसरा है, वो बजट में से अमाउंट जाती है। मैं पूछ रहा हूँ जो कर्जा लिया वो पैसा कहाँ गया? ये बजट के बीच में जितनी रिक्वायरमेंट होती है और जितना पैसा आता है, डेबिट क्रेडिट होता है, तभी तो जाके क्रेडिट लिया जाता है किसी से। ऐसा नहीं होता है कि आप बजट के अंदर होते हैं और बाद में उसका क्रेडिट लिया जाता है। तो उसके अंदर डेबिट क्रेडिट जब बनता है, डेबिट क्रेडिट के अंदर ही क्रेडिट लिया जाता है। आपसे क्या कर्जा तभी लिया जाता है, किसी के लिया जाता है, समाज के लिए अंदर, लोगों के अंदर जिस तरीके से काम की जरूरत है, जहां जितना पैसे की जरूरत है, उसके लिए क्रेडिट लिया जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक व्हाइट पेपर लाइए जिसपे आप ये रखिए कि आप 2,60,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? हेमा मालिनी को 10 लाख रुपया बांटा आपने,
मनोज वाजपेयी को 10 लाख रुपया बांटा, वो उसको कम कर दीजिए, बाकी बताइए क्या पैसा कहाँ गया। आपको बता रहा हूँ, पेंशन 6,000 करोड़ थी, आज 9,000 करोड़ है। वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, पहले इसको एक्सेप्ट करो। आप यही से शुरू करते हैं। चलो ये भी मान लिया, बाकी बताइए कहाँ गया। चलो पहले सैलरी 13,000 करोड़ थी, वो 60,000 करोड़ का बजट भी इंक्रीज हुआ, आपका बजट भी 4 गुना इंक्रीज हुआ 8 सालों के अंदर। हमारा 14 गुना इंक्रीज हुआ, आपका 4 गुना हुआ। मैं आपको 4 गुना भी इजाजत देता हूँ। आप 1,60,000 करोड़ का बता दीजिए वो अमाउंट कहाँ गई, और 2,60,000 करोड़ कर्जा वो कहाँ गया। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे हरियाणा के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, सभी विधायकों को समान रूप में लिए करा जा रहा है काम। आपके समय और इस समय के अंदर बिल्कुल चेंज है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जहां जहां पैसा लग रहा है, जहां जहां रिक्वायरमेंट दिख रही है, उस तरीके से 5,000 करोड़ है। एक सेकंड, 5,000 करोड़ के आप मेरे को 10 काम गिना दे। मैं आपको गुड़गांव के अंदर ही 10,000 करोड़ का काम गिना देता हूँ। आपका बता दीजिए, आप 10 काम मैंने आपको 5,000 करोड़ वाले बता दें। मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर ही आप इफ्को चौक से सोना तक जाएंगे, 2,000-3,000 करोड़ रुपए का बजट। वहां से आज देखिए 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाते हैं हम लोग। आपके समय में क्या 3 घंटे पहुंचते थे, आज 15 मिनट में हम वहां पहुंच जाते हैं। बहुत जरूरी है, देखिए डींगरा जी, यशपाल जी, बहुत जरूरी है कि आप सभी के साझा जिम्मेदारी है कि सत्र जो है वो चले, अच्छे से चले, जनता के मुद्दों पर बातचीत हो सके। कृष्ण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? हाँ, देखिए ऐसा है, यहाँ पर पहले भी मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर जो है कि विधानसभा के अंदर बहस होनी चाहिए। जैसा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है कि मुख्य रूप से जो है कि विधायकों के ऊपर जो है कि फिरौती मांगने का और जो मामला आया है, और उसको जो है कि आज वो लेकर के आए हैं। और बहुत से मुद्दे जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के हैं, जनता के हैं, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अब जल भराव की समस्या है। तो ये मुद्दे जो है कि विधानसभा के अंदर उठने चाहिए, और ये ना हो कि मुद्दे ना उठा करके जो है कि विधानसभा से वॉकआउट कर ले। और दूसरा जो है कि अभी जो है कि यशपाल जी जो बोल रहे थे, अब वो कटाक्ष कर रहे थे, अगर वो अच्छे काम करते तो वो सरकार बनाते। तो दूसरा मैं यशपाल जी से पूछना चाहूंगा, जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो उस समय कितने विधायक थे, लेकिन दूसरी बार सरकार बनी तो वो कितने विधायक हैं? ये घटे क्यों है? बढ़ने चाहिए थे ना। अगर आप लोग अच्छा काम करते तो बढ़ते। सर, बीजेपी का प्रोग्रेस आप लोग देख रहे हैं, मैं कांग्रेस को भी देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ। आप लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी में भी मंथन चिंतन कीजिए सर। दूसरा आपके कितने विधायक बड़े हैं? हमारी पार्टी के अंदर मंथन है, चिंतन है। दूसरा जो है कि हमारा संगठन बड़ा मजबूत है और घबराने आज इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है सर, इसलिए मैं आपका ध्यान जो है इसे जनता के मुद्दों पर लाना चाहती हूँ। 2024 के अंदर जो है कि जनता जो है कि इसका जवाब जो है कि जरूर बीजेपी को ये तो कांग्रेस भी कह रही है सर, ये बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, आप भी यही कह रहे हैं, सब पार्टी यही कहती है। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनता करेगी भाई, जो जनता को करना है। आप लोग चिंता मत कीजिए सर। लेकर के आती है, उनको उठाती है और न्याय करने का काम करती है। अभी 5 अगस्त को जो है कि बीजेपी के द्वारा जो है कि जो बुढ़ापा पेंशन जो है कि करने का काम जो है कि सरकार कर रही है, उसके विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो है कि गवर्नर के नाम जो है कि वो ज्ञापन जो है कि वो देने का काम किया है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि जो कैपेबल है हम उसको हेल्प करेंगे, जो कैपेबल नहीं है हम उसको क्यों मदद करें? कैपेबल है तो जब मान ली जनता से वोट ली जाती है तो ये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरा, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इन लोगों ने काम किया है
जो फैमिली आईडी जो इन्होंने बनाई है उसके अंदर जो है कि इन्होंने जो है कि लोग अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि समय का अभाव है सभी से मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कृष्ण जी। ठीक है डिंगरा जी, लास्ट कमेंट सर जी। जनता के मुद्दों पर कब होगी बात? आज हमारा प्रदेश जो है वो बहुत बड़े गर्त में जा रहा है, क्योंकि हमारे देश का पैसा लूट रहा है और ये लोग मस्ती कर रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश में अभी इस समय बहुत बुरी हालात हो रखी है। जो देश में मोदी जी लूट रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब जो है पैसा लूट रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं तो ये चर्चा दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, ये मुद्दों को लेके, और दूसरी तरफ गौन होकर भागने का काम करते हैं। जो मैंने सवाल पूछे यशपाल जी ने एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। सर वॉकआउट तो आप कर रहे हैं और थोड़े भागने का काम वो कर रहे हैं। आज हम यही इनको बार बार चेता रहे हैं कि आप लोगों से अगर सरकार नहीं चल रही तो आपके हैंड्स अप होने चाहिए। आप इसको डिफेंस मोड पे ना आइए। हाँ। आप लोग काम करिए, हरियाणा प्रदेश का पैसा लूटने से बचाइए, और हरियाणा प्रदेश का पैसा हरियाणा के अंदर लगना चाहिए, वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। ठीक है यशपाल जी, लास्ट कमेंट। देखिए मैं तो केवल जी से एक बात कहना चाहता हूं कि लुटेरे बोल रहे हैं कि चोरी हो रही है शहर में। ये कहावत बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठती है। लुटेरे इसलिए कह रहा हूं कि सर विपक्ष सवाल तो करेगा ही ना यशपाल जी, विपक्ष तो सवाल करेगा ही ना सर, और आपका काम है जवाब देना। लेकिन विपक्ष का काम क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विपक्ष का काम है समाज के लिए, समाज के हितों के लिए आवाज उठाना, ना कि व्यक्तिगत हितों के लिए आवाज उठाना। आपको क्यों लगा व्यक्तिगत हितों के लिए आवाज उठाई जा रही है? इनके किसी एक बात के अंदर ऐसा कुछ नहीं निकला। अगर ऐसा था तो विधानसभा सत्र से बात आउट करने की क्या जरूरत पड़ती? वहां पे अपनी बात क्यों नहीं उठाते? ये वहां से क्यों भागते हैं? वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी सरकार, विधायक सब रहते हैं, वहां पे अपनी आवाज ना उठा के वहां से वॉकआउट कर जाना। सर यहाँ पर भी तो जनता सुन रही है ना आपको, मीडिया के माध्यम से भी तो जनता आप लोगों को सुन रही है ना सर। बिल्कुल, बस इसलिए मैं इनको ये समझाना चाह रहा हूं, ये फर्क है कि यहाँ पर कोई वॉकआउट नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे जैसी बात होनी चाहिए वहां पे वैसी बात करें। ठीक है, लोगों को मत बहकाएं। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, समय का अभाव है, कोई भी जनता को ना बहकाए, क्योंकि जनता सब समझती है, ये आप लोग समझ लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, यशपाल जी आपका भी, कृष्ण कुटेल जी आपका भी, केवल डिंगरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बहुत जरूरी है कि जनता के मुद्दों पर बात हो। 3 दिन का सत्र है, पहला दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, और जरूरत है कि हंगामा ना हो, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े सरोकार के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, ये बहुत जरूरी है। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।